ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो बायोलॉजी का नोट्स चलाया जाता है उसी के तहत आज टिश्यू चैप्टर करने जा रहे हैं। आप सभी दोस्त इसे देखें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल अपना ही चैनल समझ के इसे सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं उसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है। नहीं, उत्तक केवल और केवल बहुकोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाया जाता है। बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों में कोई गति या प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। बिल्कुल सही है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कहता है कि जंतु तथा पौधों के अंतर्गत अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। ये भी सही है। हिस्टोलॉजी शब्द यानी कि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर के द्वारा किया गया था। ठीक है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक उत्तक में एक ही आकार और विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार और बनावट की कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही हो जाएगा, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के विभाज्योतिकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है। यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिनमें विभाजन करने की क्षमता बिल्कुल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जीवित होती है जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। यही जब आगे बढ़ जाता है तो वह अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस उत्तक की कोशिकाओं की राजधानी बहुत बड़ी होती है। नहीं, बहुत छोटी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की राजधानियां बहुत छोटी होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके कोशिका केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। ठीक है। अब देखिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि सिरस्थ विभाज्योतिकी उत्तक है ना, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? लंबाई में वृद्धि के लिए होते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके लिए होती है? लंबाई में वृद्धि के लिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्ब्रियम और वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्ब्रियम उदाहरण है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं वह कैम्ब्रियम होता है। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं कैम्ब्रियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से उत्तरदायी होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। पौधों की अस्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और ये जो होता है अस्थायी उत्तक जो बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब आगे चलकर आगे जब चला जाता है तो वही एक अस्थायी कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है। अस्थायी जैसे अस्थायी उत्तक होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बन जाते हैं, जो कि पहले हम बोल दिए। ठीक है, वही लाइन वो कह रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होते क्यों? क्योंकि उसमें कैम्बियम का अभाव होता है। ठीक है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के आरंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो हो जाएंगे सिरस्थ विभाजोत्की ऊतक और अंतर्वेशी विभाजोत्की ऊतक। जो अंतर्वेशी विभाजोत्की जो होते हैं ऊतक जो होते हैं वो एपिकल के ही बृहद रूप होते हैं, यानी कि वही जब आगे चला जाता है तो वही अंतर्वेशी विभाजोत्की ऊतक बनाता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजोत्की ऊतक से हुआ है? लेटरल से हुआ, यानी कि पार्श्व से हो गया। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है कि पैरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक होते हैं? ये सरल सिंपल टिश्यू होते हैं ना, सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पहले ये जान लीजिए कौन कौन सा होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा होता है। ठीक है। ठीक है। और पैरेन्काइमा जीवित होते हैं, पैरेन्काइमा जीवित होते हैं और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जीवित होते हैं, जबकि एस्क्लेनकाइमा मृत होते हैं। ठीक है। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। ठीक है। यानी कि पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, पैरेन्काइमा किन पौधों में पाया जाता है ना। ये जो होता है ना पैरेन्काइमा जो होते हैं जब जलीय रूप में पाया जाता है तो उसे एरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है। ये हाइड्रोफाइट्स पौधे में होते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? एरेन्काइमा के कारण ही जल में वो तैरते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर और लिग्निन स्थूलन मिलते हैं? तो कोलेनकाइमा होते हैं। कोलेनकाइमा होते हैं। क्या कह रहे हैं? वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है? वो कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा जीवित होता है। यह सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक भाग है, यानी कि सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, एस्क्लेनकाइमा और कोलेनकाइमा होता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम हो जाते हैं। ठीक है। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम कुल 4 तत्वों का बना हुआ होता है और फ्लोएम भी 4 तत्वों का बना हुआ होता है। ठीक है। अब आगे चलिए, ये सब आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन एक ऊतक केवल तृण या शाकीय पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता? कोलेनकाइमा बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है, जैसे कि तुलसी, बहुत छोटा छोटा जो पौधा होता है ना वो शाकीय पौधा उसे कहते हैं। इसमें केवल और केवल कोलेनकाइमा होता है। ठीक है। अब देखिए शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है कौन सा? कोलेनकाइमा। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक होता है कोलेनकाइमा। ठीक है। कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं होते? कोलेनकाइमा जड़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है। किस इस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? कोलेनकाइमा के। ठीक है। किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? कोलेनकाइमा के। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के कुछ भाग मुड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है? तो हो जाएगा एस्क्लेनकाइमा का। मूल रूप से कोलेनकाइमा आंसर दीजिएगा। ठीक है। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? एस्क्लेनकाइमा की। अब देखिए फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक द्वारा तैयार किया जाता है? एस्क्लेनकाइमा का। सुवेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से होते हैं। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुवेर से प्राप्त होता है। और पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है गोलाकार के होते हैं। एस्क्लेनकाइमा में कौन सा गुण नहीं होता है? या पैरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित नहीं होते हैं। और इसके और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होते हैं। एस्क्लेनकाइमा की भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होते हैं, ये पैरेन्काइमा से नहीं बने होते हैं। ठीक है। ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है ना। और इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी तक और इनके सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं से अंतरकोशीय इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्क्लेरेंकाइमा का, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्क्लेरेंकाइमा में नहीं पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है ना? इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य नहीं पाए जाते हैं, है ना। यही हो गया इसका उत्तर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलामेन की आवश्यकता होती है, यह नमी के अवशोषण के लिए जिम्मेवार होता है। बिलामेन नमी के अवशोषण के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जल में बिलामेन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी ऊतक होते हैं? एपिफाइटिक रूट्स में। किस प्रकार के जल में बिलामेन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी होते हैं? एपिफाइटिक रूट्स में होते हैं। आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है रूट्स में, है ना। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों की एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे की जलहानि को रोकता है? क्यूटिकल होता है, ठीक है। त्वचा जन उत्तक यानी डर्मेटोजन उत्तक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। निम्नलिखित में विकसित होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग में होता है? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे का परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, ठीक है। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो पौधे के एपिडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? पिथ और पेरिसाइकिल। पौधे के एपिडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को पिथ और पेरिसाइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैम्ब्रियम के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ही देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है, बिल्कुल सही है। यह एक या कई परतों का बना हुआ होता है, ये भी सही है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है, ठीक है। यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों दोनों पौधों में पाया जाता है, ये गलत है। कैम्बियम केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत आता है? ये देख लीजिएगा, है ना। कोर्टेक्स, पेरिडम, मज्जा और पित्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य होते हैं भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इडियोप्लास्ट, है ना। कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इडियोप्लास्ट। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे बाइकोलेट्रल कहते हैं। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे बाइकोलेट्रल कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधे की जड़ों में। रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल, वेस्कुलर और पित्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? उसके वार्षिक वलय की गणना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं वसंत काष्ठ जो हल्के रंग के होते हैं और शरद काष्ठ जो गहरे रंग के होते हैं, दोनों शामिल होते हैं, है ना। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? इंटरनल कैम्ब्रियम के कारण। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? इंटरनल कैम्ब्रियम के कारण, ठीक है। एक वृक्ष के पुराने तने की ओर वृत्त काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु कितनी है? 50 वर्ष है, ठीक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि स्पष्ट जलवायु
विभिन्नता नहीं होती है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग मजबूत, घना और गहरे कत्थे रंग का हो जाता है, जिसे ड्यूरामेन, हर्टवुड और सारिल कहा जाता है। गांव घर की भाषा में उसे सारिल कहते हैं, है ना, और उसका बायोलॉजिकल नेम ड्यूरामेन, हर्टवुड और सारिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होते हैं, दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में, यदि सन 2000 में एक वृक्ष ने एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है ना, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है तो इस 7 फीट होगा। अब देख लीजिए इसमें कहा गया है ना मोटा मोटी कि यदि हम आज है ना 7 फीट की ऊंचाई पे कील गाड़ते हैं तो अगला 50 साल 100 साल के बाद भी वो 7 फीट पर ही कील रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, है ना। भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम जो है कुल 4 तत्वों का बना हुआ होता है और जाइलम भी कुल 4 तत्वों का बना हुआ होता है। चालीनल का सहकोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। और फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम का एक ही भाग केवल फ्लोएम ब्लास्ट जो है वही एक डेड सेल का बना हुआ है, बाद में 3 का 75% जो है उसका जीवित कोशिका का बना हुआ होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करवा दिए हैं, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। समान उत्तक का निर्माण किससे होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। समान उत्तक का निर्माण किससे होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है, ठीक है। इसमें कौन सा जाइलम का तत्व नहीं है, सेबम ट्यूब जाइलम का नहीं है, ठीक है। अब देखिए